Hello everyone, I am Meenakshi Sharma. Welcome back to our YouTube channel HP Myth Education. HP Myth Education जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है हमारे डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियोस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो है अलग प्लेटफॉर्म पर जो है लाइव क्लासेस के बैचेस भी अलग अलग बैचेस में चलते हैं। तो आप जो है स्क्रीन पर विजिबल नंबर्स पर व्हाट्सएप करके जो है एनरोल कर सकते हैं और अदर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है तो वो पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हिंदी एमसीक्यूज हम करेंगे इसमें डिस्कस इन डिटेल जो है वो हम इसको करेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है विनय कुमार पाठक, हीरालाल काव्य उपाध्याय, राघवेंद्र दुबे, विवेक तिवारी। किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का पाणिनि जो है वो आपका कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, हीरालाल काव्य उपाध्याय जी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के जो है प्रथम व्याकरण लेखक और छत्तीसगढ़ के पाणिनि के रूप में जो है इन्हीं को यानी कि आपका हीरालाल काव्य उपाध्याय को जाना जाता है। इन्होंने जो है वो आपका 1890 में छत्तीसगढ़ी व्याकरण का निर्माण भी किया था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण जो है उस शास्त्र को कहा जाता है जिसमें भाषा के शुद्ध करने वाले जो है नियम बताए गए हों। तो देखिए इन डिटेल आपको ये सारे क्वेश्चन जो हम यहाँ पे करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूरा होशियार है वाक्य में होशियार शब्द है गुणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर होशियार जो है वो क्या है आपका? ऑप्शन बिल्कुल फर्स्ट करेक्ट है, गुणवाचक विशेषण है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध करवाए उसे हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मरखंडा, पिंवरा, गुणवान, ये क्या हैं? आपके गुणवाचक विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? यानी कि इसका जो है वो उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है अछाम, असगुन, अकरस और आपका अशुद्ध। तो इसका जो है वो क्या आएगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर है अकरस। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट है। यहाँ पर जो है दिए गए विकल्पों में अक्रस शब्द अक जो है वो आपका उपसर्ग है। ठीक है, अक धन रस अक्रस बनता है। इसके अलावा अक उपसर्ग से अन्य शब्द जैसे अवताना होगा। ठीक है, आपका असत हो गया, अगम, अनकर, कारज। ठीक है, ये भी आपका उपसर्ग से बने अन्य शब्द हैं। उपसर्ग क्या होता है? तो किसी शब्द के आगे जुड़कर जो है उसमें परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उन शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपका है मौसेरा, आतव, विदेशी और आपका प्रबंध। तो यहाँ पर प्रत्यय का शब्द कौन सा है? आपका ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट है, मौसेरा। ठीक है, दिए गए सभी विकल्पों में जो है मोसेरा शब्द में ही आपका एरा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अन्य सभी विकल्पों में उपसर्गों के योग हैं। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही है। मोसेरा कैसे बनता है आपका? तो मोसा धन एरा। ठीक है, इसमें क्या आपका तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। अब ये तद्धित प्रत्यय शब्द आ रहा है, तो क्या होता है तद्धित प्रत्यय? तो जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु को छोड़कर जो है अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब एरा प्रत्यय से अन्य शब्द जैसे लुटेरा, कमेरा ऐसे भी बन सकते हैं। अन्य जैसे आपके आतप था तो आतप में आ उपसर्ग था। ठीक है, तप लगा आतप बना, बी उपसर्ग था विदेश बना। ठीक है, प्रधन बंध, प्र उपसर्ग था, बंध लगा तो प्रबंध बना। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्देश है कि दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब ये थोड़ा लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एक गद्यांश दिया हुआ है। लिखा गया है, रोमांटिक और आधुनिक दृष्टिकोण का एक और अंतर उनके अपने सामाजिक परिवेशों के कारण है। रोमांटिज्म का विकास विशेष रूप से उदारतावादी युग में हुआ।
जबकि आधुनिकता का उदय जो है वो प्रजातांत्रिक पद्धतियों के अंतर्गत होता है। उदारतावाद और आपका रोमांटिज्म में जो है व्यक्ति की स्वाधीनता का सर्वोपरि महत्व है। प्रजातंत्र इस व्यक्तिगत स्वतंत्र को मानते हुए भी सामाजिक दायित्वों को एक स्वीकारात्मक दृष्टि के रूप में लेता है। स्वतंत्र और दायित्व इस पद्धति में अविचलित मूल्य है। आधुनिकता को मानने वाला सृजनात्मक मूल्यों के संचरण में विश्वास रखता है। अब इसी गद्यांश के आधार पर जो है वो आपसे प्रश्न पूछा गया है, प्रजातंत्र व्यक्तिगत स्वातंत्र्य को मानते हुए भी किसको स्वीकारात्मक दृष्टि के रूप में लेता है? सामाजिक दायित्व, राजनैतिक दायित्व, प्रजातांत्रिक दायित्व और का लोकतांत्रिक दायित्व। तो आपने अभी यहाँ पर ऊपर पढ़ा, इसका जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक दायित्व। ठीक है, दिए गए विकल्पों में आपका ये फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी सभी आपके जो विकल्प हैं वो गलत हैं, क्योंकि उदारतावाद और रोमांटिज्म जो है व्यक्ति की स्वाधीनता का सर्वोपरि महत्व है। तो प्रजातंत्र जो इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मानते हुए सामाजिक दायित्वों को जो है एक स्वीकारात्मक दृष्टि के रूप में लेता है। ठीक है, और स्वतंत्र और दायित्व इस पद्धति में जो है वो अविचलित मूल्य है, तो इसलिए इसका आपका राइट आंसर जो है वो सामाजिक दायित्व है। अब प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र क्या? प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा जो प्रचालित शासन व्यवस्था होती है उसको प्रजातंत्र बोलते हैं। सामाजिक, जिसमें कि इक प्रत्यय हो समाज में। ठीक है, सर्वोपरि का संधि विच्छेद होता है, सर्वधन उपरि, अ और उ मिलकर बनाते हैं ओ, जो कि आपका कौन से संधि के उदाहरण है? गुण संधि के उदाहरण है। क्योंकि जब संधि करते समय अ आ के साथ जो है ई हो तो क्या बन जाता है आपका? ए बन जाता है, और अ आ और उ हो तो ओ बनता है, जबकि अ और आ के साथ जब री लगता है तो आर बनता है, और ये आपकी गुण संधि कहलाती है। देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना जो है वो नागार्जुन की है? आपके ऑप्शन है ठंडा लोहा, भस्मांकुर, बापू, हिमतरंगिणी। कौन सी रचना जो वो आपकी नागार्जुन की है? तो इसका जो है वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, भस्मांकुर। भस्मांकुर जो वो आपकी नागार्जुन की रचना है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था। इनकी अन्य रचनाएं जो है वो जैसे खिचड़ी विप्लव देखा हमने, युग धारा, संतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, बादल को घिरते देखा, ये जो है वो नागार्जुन की ही रचनाएं हैं। ठीक है, तो ठंडा लोहा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। वहीं बापू किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। और हिमतरंगिणी जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। ठीक है, ये सारे आपके जो ऑप्शन है वो भी आपके साथ साथ में यहाँ पर कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा में या किस बोली में की थी? ऑप्शन है अवधी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी और मगधी। कौन सी आपकी इसमें की थी? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, अवधी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है वो पद्मावत महाकाव्य की रचना अवधी भाषा बोली में की थी। महाकाव्य क्या होता है? तो जिसमें जो है सर्ग जो होते हैं उनका निबंधन हो, वहां पर हमारा क्या होता है? महाकाव्य कहलाता है। पद्मावत जो है वो मसनवी शैली में रचित एक आपका प्रबंध काव्य के है। ठीक है, और इस महाकाव्य में कुल कितने खंड हैं? तो 57 आपका जो 57, ठीक है, 57 खंड हैं। और इसके मुख्य पात्र जो पद्मिनी और जो रतन सेन है वो हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता था। अब देखिए कहाँ पर है? निकल जाता था, लेकिन वह तो तड़के ही। पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था। कौन से इसमें आपका जो है वो एरर है इस वाक्य में? तो यहाँ पर है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट, पहले 2 दिन तो सुधा ने। कि इस दिए गए वाक्य में जो है वो वाक्य खंड पहले 2 दिन तो सुधा ने में शब्दों में क्रम संबंधित यहाँ पर त्रुटि है। ठीक है, शुद्ध वाक्य आपका क्या होना था? पहले 2 दिन सुधा ने। ठीक है, पहले 2 दिन तो नहीं आना था, यहाँ पर आना था पहले 2 दिन सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता था। यहाँ पर जो वो आपके शब्दों के क्रम की त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका ये, आपका बंटी किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, जीवनी या आत्मकथा? क्या है आपकी ये? इसका जो है वो आपका राइट आंसर है
ऑप्शन बी उपन्यास। आपका बंटी जो है वो आपका क्या है, एक उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास विधा की रचना है। आपका बंटी जो है वो मन्नू भंडारी के उन बेजोड़ उपन्यासों में है जिनके बिना न 20वीं सदी के हिंदी उपन्यास की बात की जा सकती है, न स्त्री विमर्श को सही धरातल पर समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये रचना है आपकी मन्नू भंडारी जी की। 30 वर्ष पहले 1970 में लिखा गया उपन्यास जो है हिंदी की लोकप्रिय पुस्तकों की पहली पंक्ति में है। अब है आपका हमारा आज के इस हिंदी सेक्शन का इम्पोर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन। संक्षेपण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 और 6 कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि 4। संक्षेपण जो है वो आपका 4 प्रकार के होते हैं। अब संक्षेपण या जिसको सार लेखन भी बोलते हैं, अंग्रेजी में आपका प्रिसाइज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आशय है कि किसी भी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत टिप्पणी या प्रतिवेदन को संक्षिप्त कर देना, इसका अर्थ होता है। किसी बड़े पाठ जैसे निबंध, लेख, शोध प्रबंध आदि में जो है मुख्य विचारों, तर्कों को लघुत्तर आकार में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। इसके जो 4 प्रकार बताए गए हैं, कौन कौन से होते हैं? आपका स्वतंत्र, प्रवाहमान, तालिका और आपका स्वतः पूर्ण संक्षेपण। ये इसके जो है वो आपके 4 प्रकार होते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे हमारे आज के इस वीडियोस के जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा हमारी आज की कोशिश लगी। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए जो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन।